कैसे बना लक्षद्वीप भारत का भाग? पटेल जी ने कैसे पिछाड़ा जिन्ना को? लौह पुरुष की तेजी और बना लक्षद्वीप कब जाया? 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान को बनाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन निर्धारित की गई, जैसे कि अंग्रेजों ने किसी भी प्रिंसली स्टेट पर भारत और पाकिस्तान में मिलने का दबाव नहीं डाला था। इससे उनके मन में आशा थी कि बहुत सारे छोटे छोटे देश बन जाएंगे और जो आपस में लड़ते भी रहेंगे, जिससे भविष्य में अंग्रेज फिर से भारत पर अधिकार कर सकेंगे और इस बार वो और अच्छी और मजबूत कॉलोनी बना पाएंगे ताकि वो भारत को और लूट सके। पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत को सरदार पटेल जैसा देशभक्त नेता मिलेगा। उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था, जो अकेले अपने दम पर पूरे भारत को एकजुट कर देगा। सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद एक एक करके सारे प्रिंसली स्टेट को भारत में मिला लिया। उन्होंने हर एक तकनीक का इस्तेमाल किया। जहां पेन का इस्तेमाल करना था वहां पेन का इस्तेमाल किया, जहां तलवार का वहां तलवार का इस्तेमाल किया। लेकिन लक्षद्वीप की कहानी प्रिंसली स्टेट से कुछ अलग थी। अरब सागर में द्वीपों के समूह पर किसका हक होगा, अंग्रेजों ने यह तय नहीं किया था। और यहाँ किसी राजा का राज भी नहीं था जिससे बात करके कोई यह तय किया जा सके कि वो किस देश में मिलना चाहते हैं। और आने वाले भविष्य में यह नौसेना और वायुसेना का बहुत अच्छा केंद्र बन सकता है। भविष्य में इसकी यह महत्वता समझते हुए जिन्ना ने अपने सैनिकों की एक टुकड़ी लक्षद्वीप के लिए रवाना कर दी। यहाँ की 90% जनसंख्या मुस्लिम थी। उन्हें लगा इतनी मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान में मिलना चाहती होगी, पर यहाँ के लोग उतना दरमाद नहीं थे। उन्होंने भारत में मिलने के बाद भी कभी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जिन्ना ये नहीं जानता था कि पटेल जी के जासूस हर जगह फैले हुए हैं, पर यह बात उन तक आते आते कई घंटे लग गए थे। जैसे ही उनको इस बारे में पता चला, पटेल जी वीपी मेनन से मिलकर अपनी सेना की टुकड़ी भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने बिना कोई समय बिताए मद्रास में एक एसओएस भेजा। ये एसओएस मुदलियार भाइयों के लिए था, जिसमें उनको लक्षद्वीप में जाकर भारतीय तिरंगा फहराने के लिए कहा गया और यह काम कैसे करना है उसके निर्देश दिए गए। वैसे तो हम सरदार जी और मेनन साहब के बारे में काफ़ी जानते हैं, तो चलिए अब हम मुदलियार भाइयों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुदलियार 2 भाई थे, रामास्वामी मुदलियार और लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। भाइयों का यह जोड़ा काफ़ी समझदार और चालाक था। लक्ष्मण स्वामी ने मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बने और देश की आज़ादी में भागीदारी की। वहीं रामास्वामी मुदलियार इकोनॉमी के छात्र थे। इसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और अपने बड़े भाई के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। यह दोनों भाई भारत में ही नहीं विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 1949 से 1950 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। तो वहीं रामास्वामी मुदलियार यूएन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल का पहला भारतीय प्रेसिडेंट बनाया गया। इनकी समझदारी और राजनीतिक योग्यता के कारण इन्हें द ट्विन स्टार ऑफ टेरकॉट भी कहते हैं। एसओएस मिलते ही दोनों भाइयों ने एक क्रू बनाया और लक्षद्वीप के लिए रवाना हो गए और लक्षद्वीप में तिरंगा भी फहरा दिया। यह काम सिर्फ एक दिन में ही हो गया था। वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और मुदलियार भाइयों के इतनी तेज कार्यवाही के कारण भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के पीछे छोड़ते हुए लक्षद्वीप पहुंच गए और लक्षद्वीप में भारतीय झंडा फहरा दिया। भारत का झंडा देखकर पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लौटना पड़ गया, क्योंकि उनके पास इतने सैनिक ही नहीं थे कि मुदलियार भाइयों और उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के जत्थे का सामना कर सके। ये काम इतनी तेजी से हुआ जिसके कारण ये लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा है। ये एक रेस थी जिसमें भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों को सिर्फ आधे घंटे में परास्त किया था। सोचिए, अगर सिर्फ आधे घंटे की देरी होती तो लक्षद्वीप पाकिस्तान का हिस्सा होता, आधा घंटा और यह 26 द्वीपों का समूह पाकिस्तान के पास होता। ये बात अलग है कि अगले 10-20 सालों में भारत सिर्फ एक सैनिक कार्यवाही करके लक्षद्वीप को वापस अपने कब्जे में कर लेता, पर इसमें भारत को अपने कई वीर सैनिकों का बलिदान देना पड़ता। पटेल और मेनन साहब की तेज फैसले और मुदलियार भाइयों के क्विक रिस्पांस के कारण लक्षद्वीप बिना किसी खून खराबे के भारत का हिस्सा बन गया।
वरना चांसेस ये भी थे कि कोको आइलैंड बन जाता। कोको आइलैंड बंगाल की खाड़ी में है। ये म्यांमार के अंतर्गत आते हैं और चीन ने म्यांमार को कब्जा कर दिया है और उनसे आइलैंड ले लिया है। अब वो चीन का एक नेवी कैंप है और ये भारत के लिए एक सरदर्द है। खैर, इसके बारे में बात किसी और वीडियो में करेंगे। आज लक्षद्वीप भारत का एक अभिन्न अंग है और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। टूरिज्म यहाँ का सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पर भारत ने एक अगाती एयरपोर्ट बनाया है जिसका उपयोग टूरिज्म में किया जाता है, पर आए दिन इसका इस्तेमाल एयरफोर्स भी करती है। अभी कुछ दिनों पहले इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस कहानी का जिक्र किया था। उनके शब्दों के अनुसार 1947 में विभाजन के तुरंत बाद हमारे पड़ोसी की नज़र लक्षद्वीप पर थी और उसने अपने झंडे के साथ अपनी जहाज भेजा था। सरदार पटेल को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने बिना समय गवाए, बिना जरा भी देर किए तुरंत कठोर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने मुदलियार ब्रदर्स से कहा कि वो ट्रावंकोर के लोगों के लेकर कूच करें और लक्षद्वीप के पहले तिरंगा फहराएं। उनके आदेश के तुरंत बाद वहां तिरंगा फहराया गया और लक्षद्वीप पर कब्जा करने के दुश्मन के मंसूबे देखते ही देखते ध्वस्त कर दिए। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे जानकारियां मन की बात में देते रहते हैं और भारत के इतिहास की कई ख्यातियों को दोहराते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी इन ज्ञानी शब्दों से पूरे देश को उनकी मजबूत रूट से मुखातिब कराते रहते हैं। कहते हैं ना, अगर पेड़ को ऊंचा उठाना है तो उसे अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। लक्षद्वीप अभी कुछ दिनों पहले एक और न्यूज़ के कारण चर्चा में था, क्योंकि वहां में नए गवर्नर जनरल ने 4 नए कानून पारित किए थे और उस समय फ्री लक्षद्वीप का हैशटैग शुरू हुआ था। और फिर क्या था, भाजपा का सपोर्ट करने वाले उन 4 बिलों के समर्थन में थे। सोशल मीडिया में सिर्फ एक मुद्दा चल रहा था और इस बिल में वहां मांस खाना मना हो जाएगा, पर कुछ लोग बाकी 3 नियमों के कारण थोड़ा ज़्यादा विरोध कर रहे थे, जैसे कि वहाँ की लोकल अथॉरिटी की पावर बहुत कम हो रही थी। केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास नॉलेज और पावर थी। इन बिलों के बाद वहाँ की गवर्नमेंट के पास बस नॉलेज बचती पर पावर नहीं। पर इस पर हम कभी और बात कर सकते हैं। आज लक्षद्वीप का भारत में विलय की खुशी बांटते हैं। सरदार पटेल के इसी तरह के काम के कारण उन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली है। सरदार पटेल भारत के प्रथम डिप्टी पीएम थे। भले ही वो आज़ाद भारत में ज़्यादा साल नहीं जी पाए, पर उनके कारण भारत आज भी आज़ादी की सांस ले रहा है। उन्होंने जैसे हैदराबाद के नवाब को हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए मजबूर किया, वह किस्सा सरदार पटेल के दिमाग और अडिगता को दर्शाता है, जो खूबियां आजकल हमारे प्रधानमंत्री में भी देखी जा सकती हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिलाया, वह दर्शनीय किस्सा है जिसमें प्रधानमंत्री की संवैधानिक योग्यता और सामाजिक कुशलता सामने प्रकट होती हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर की विधानसभा का विलय कराया, फिर पूरे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आर्मी को भेजा और टूरिस्टों को प्रदेश से बाहर निकलवाया, यह सब उनके दूरगामी दृष्टि और सक्षमता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री की चट्टान सी अडिगता, शीतल जल सा व्यवहार और कंप्यूटर जैसा दिमाग किसी और राजनेता में नहीं दिखाई देता है। तभी तो हर चुनाव में जनता यही पूछती नजर आती है, मोदी नहीं है तो और कौन।